हेलो स्टूडेंट। मैं राजेश वैष्णव, केमिस्ट्री फैकल्टी कोटा से बिलोंग करता हूँ। और आज की जो क्लास है उसमें हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो आवर्त सारणी में जो टोटल तत्वों की संख्या है हमारे पास वो 118 है। इन 118 में से 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो प्रकृति में मिलते हैं, और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट आवर्त सारणी में उपस्थित वो सब लैब में बनाए गए हैं। तो लैब में जो बनाए गए एलिमेंट है वो सारे सिंथेटिक हैं, मतलब कि संश्लेषित हैं, और सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव तत्व हम उनको कहते हैं जो प्रकृति में अपने आप ही या बनाने के बाद वो तत्व अपने आप ही विघटित होते रहते हैं, तो मतलब उनका क्षय हो जाता है। उन तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं इनको क्रम से रखा गया है, मतलब एक से स्टार्ट है और एंड 118 तक है। इन तत्वों में जो नंबर डाले गए हैं वो इनके परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, जिसमें इस आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का जो रीज़न है वो ये है कि एस ब्लॉक में उन तत्वों को रखा गया जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है। वो सारे तत्व कौन से ब्लॉक में आएंगे? एस ब्लॉक के अंदर आएंगे। वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है उनको पी ब्लॉक में रखा जाता है, और वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएगा वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और फाइनली जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकोषों के अंदर भरा जाता है, तो वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में सबसे लेफ्ट साइड में जो ब्लॉक रखा गया है, ये वाला ब्लॉक, ये हमारे लिए एस ब्लॉक होता है। राइट साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो ब्लॉक हैं वो हमारे लिए पी ब्लॉक है। इसके अलावा मिड में जो मध्य में ये बीच में जो तत्व रखे गए हैं ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इस आवर्त सारणी के नीचे की तरफ जो तत्व रखे गए ये दोनों ही श्रेणी जो दी गई है ये एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए है। तो हमारे पास आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। अब ये हम जानते हैं कि एस उपकोष जो है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। मतलब ये कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो S1 होगा या फिर वो S2 होगा। मतलब ये कि इस आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में जो तत्व रखे गए उन सब का इलेक्ट्रॉन एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो ये सारे तत्व उपस्थित हैं ये वर्ग नंबर 1 में उपस्थित है। मतलब कि हम आवर्त सारणी में अगर टोटल वर्गों की बात करें तो 18 वर्ग होते हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो टोटल आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं वो 18 वर्ग हैं। और ये हमें जो क्षैतिज पंक्तियां में दिखाई देती है ये वाली, ये क्षैतिज पंक्तियां हमारे लिए आवर्त कहलाती है। और आवर्तों की जो संख्या है वो टोटल 7 आवर्त है। तो इन्हें हम बोलते हैं आवर्त और इन्हें हम बोलते हैं वर्ग। वर्ग मीन्स ग्रुप, और जो आवर्त हैं उनको हम पीरियड कहते हैं। तो आवर्त सारणी में टोटल जो आवर्त हैं वो 7 हैं। तो पहले वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में जाएगा, और जो वर्ग नंबर 2 में उपस्थित है उन सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाएगा और दूसरा नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये दोनों ही वर्ग के तत्व ऐसे हैं जो आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में आने वाले हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी उपकोष के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे उनमें से जो फर्स्ट वाली सीरीज है ये 13 नंबर वाला ग्रुप जो है इसके अंदर P1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पर P2 होगा, यहाँ पर P3 होगा, यहाँ पर P4 होगा, यहाँ पर P5 होगा और यहाँ पर P6 होगा। एक एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, एक अपवाद है हीलियम जिसमें S2 होता है। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे पी उपकोष में ही उनके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो ये सारे ही जो तत्व लिखे गए हैं वर्ग नंबर 13 के अंदर उन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा या उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो पी उपकोष के अंदर होगा। जबकि वर्ग नंबर 14 में उपस्थित सभी तत्वों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो P2 होगा। और इसी तरीके से आगे वाले वर्गों के लिए भी इसी तरीके से अप्लाई होगा। बात करें हम डी ब्लॉक के लिए,
तो डी ब्लॉक जो स्टार्ट है वो वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक के तत्व कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक में सभी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टार्ट होंगे D1 से, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। अब इसमें से हमने लिख तो लिया है कि D1 से लेकर D10 होता है, मतलब डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन जाने की कैपेबिलिटी होती है। दूसरा, यहाँ पर कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो विन्यास हमने ये लिखा है वो संभव नहीं होता है। जैसे कहीं पर क्रोमियम की बात करें तो D4 की जगह पर D5 हो जाता है, वो विन्यासों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम कॉपर वाले ग्रुप की बात करें तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रोंटजीनियम, इनमें डी में 9 की जगह पर 10 हो जाता है। और में भी है ऐसे वेरिएशन जहाँ पर हम अपवाद स्वरूप उनके विन्यास याद रखते हैं। तो ये जो है D1 से लेकर D10 तक के 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के अंदर 10 वर्ग सम्मिलित हैं, वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक। लास्ट बचता है हमारा जिसमें हम एफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो एफ में इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं वो 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। इसीलिए जो एफ ब्लॉक है उसके अंदर हमें टोटल 14 तत्व दिखाई देते हैं, F1 से लेकर F14। तो यहाँ पर जो दो वर्ग है हमारे पास, या दो जो श्रेणियाँ हैं, वो है 4F श्रेणी जिसमें 1 से लेकर 14 होगा, और एक होगा 5F श्रेणी जिसमें 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस वाली श्रेणी में जो उपस्थित हैं तत्व, वो सारे के सारे यहाँ से निकले हुए हैं। 57 के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इसके बाद आ रहे हैं यहाँ पर। 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक, मतलब ये 14 एलिमेंट है टोटल। और सेम जस्ट इसके नीचे की तरफ यहाँ पर हम अगर देखें तो 89 से स्टार्ट है, 89 के जस्ट बाद 90 से स्टार्ट होता है, और 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट ए ब्लॉक के अंदर ही आते हैं। अब इनके भी कुछ नाम हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर अगर हम ए ब्लॉक का ये एलिमेंट देखें तो ये 57 वाले एलिमेंट के जस्ट बाद में है, मतलब कि लेंथेनम के बाद है। इसीलिए इसके बाद आने वाले सभी तत्वों को हम लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसी तरीके से एक्टिनियम के बाद आने वाले सारे तत्व क्या कहलाएंगे? एक्टिनोइड्स कहलाएंगे। तो हम अगर सीधा सीधा कहें तो एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी हो जाएगी हमारी लेंथेनोइड, क्योंकि लेंथेनम के बाद आती है, और दूसरी हो जाएगी हमारी एक्टिनोइड। तो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड श्रेणियां एफ ब्लॉक के अंदर आती है। तो ये एक छोटा सा बेसिक का क्लासिफिकेशन हुआ। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो यही है कि आवर्त सारणी के टोटल 18 वर्ग हैं, 1 से लेकर 18 तक, और ब्लॉक जो है उसमें 4 हैं। 4 ब्लॉक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक होगा। एस ब्लॉक में वर्ग नंबर 1 आएगा, वर्ग नंबर 2 आएगा। उसका रीज़न बताया कि इसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, जो पी ब्लॉक है उसके अंदर P1 से लेकर P6 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, इसीलिए उसके अंदर 6 वर्गों को सम्मिलित किया गया है, वर्ग नंबर 13 से लेकर वर्ग नंबर 18 तक। उसके बाद बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में वर्ग नंबर 13 से लेकर 12 तक है, और यहाँ पर जो डी उपकोष है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसीलिए इसके अंदर 10 वर्गों को सम्मिलित किया गया। और ए ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही, चाहे लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, ये दोनों ही कहाँ से निकले हैं? वर्ग नंबर 3 से निकले हैं। इसलिए वर्ग नंबर 3 में ही ये सारे तत्व आते हैं। नीचे रखा गया है क्योंकि यहाँ स्थान नहीं था इनको रखने के लिए। तो ये सारे तत्व लेंथेनम के और एक्टिनियम के बाद आते हैं, 57 और 89 के बाद आते हैं। इसीलिए इनके नाम भी इसी अनुसार रखे गए कि लेंथेनॉइड श्रेणी बोली गई इसको, और इस वाली श्रेणी को पूरा एक्टिनॉइड श्रेणी बोला गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है हमारा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं जो वर्ग यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, इन वर्गों में उपस्थित तत्वों को भी कुछ नाम दिया गया है। जैसे वर्ग 1 में उपस्थित सभी तत्वों को, हाइड्रोजन को छोड़ दें हम, तो इन्हें हम क्षार धातु के नाम से जानते हैं। क्षार धातु, जिसको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्षार धातुओं, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो तत्व हैं इनके ऑक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइड जो ये बनाते हैं,
उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, इसीलिए इन सभी तत्वों को क्षार धातुओं के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से वर्ग नंबर 2 के अंदर जो उपस्थित तत्व हैं, वर्ग नंबर 2 के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के कहने का भी मतलब वही है कि जो इनके ऑक्साइड्स होंगे वो भी क्षारीय प्रकृति के होंगे, और ये जो तत्व मिलते हैं ये मृदा के अंदर मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, इसीलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट की हम बात करें तो वर्ग नंबर जो 13 है यहाँ पर, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है। वर्ग नंबर 13 में जो तत्व उपस्थित हैं इन्हें हम बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बोरोन के ही नीचे आते हैं सारे के सारे एलिमेंट, इसलिए इनको बोरोन परिवार के तत्व कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली को भी हम सीधा कार्बन परिवार के रूप में ही बोलेंगे, तो इसके नीचे जितने भी तत्व उपस्थित हैं वो सारे के सारे कार्बन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इसी तरीके से अगला जो वर्ग नंबर 15 है, 15 वर्ग नंबर 15 को हम निकोजन फैमिली कहते हैं, निकोजन परिवार कहते हैं। तो निकोजन परिवार का मीनिंग ये है कि इसमें जो तत्व उपस्थित हैं इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी वजह से, या जो तत्व हैं इनकी जो नेचर है वो सफोकेटिंग नेचर है, सफोकेशन हो जाता है, इसीलिए इन एलिमेंट्स को निकोजन कहा जाता है। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली की हम बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली को हम चाल्कोजन परिवार के तत्व कहते हैं। चाल्कोजन, या हम इसको जो हम प्रोनाउंसिएशन करें इसका तो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, आप केल्कोजन बोल सकते हो इसको, इसको चाल्कोजन भी बोल सकते हैं। तो चाल्कोजन या केल्कोजन फैमिली जो है वो ऑक्सीजन फैमिली है, और इसको इसी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनमें से ये भी जो तत्व हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, अधिकतर जो धातुएं हैं जो प्रकृति में हमें मिलती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, मतलब कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसमें जो हमें ये तत्व मिलते हैं, ये तत्व इनके अयस्कों के रूप में मिलते हैं। अयस्क जो है आप जानते होंगे कि जो तत्व जिनको भी हम धातुओं को जमीन में से खोद के निकालते हैं, जिनसे हम धातुएं प्राप्त करते हैं शुद्ध अवस्था में, तो वो जिस अवस्था में प्राप्त होती है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। खनिज होते हैं वैसे मेनली, और खनिजों में से भी जो हमारे लिए लाभदायक चीज़ है वो जो तत्वों को आसानी से निकाला जा सके, धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सके, उनको अयस्क कहते हैं। तो अयस्क निर्माण में ये तत्व काम आते हैं, इसीलिए इनको कैल्कोजन या चाल्कोजन फैमिली के तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ग नंबर 17 है हमारा, वर्ग नंबर 17 को हम हेलोजन तत्वों के नाम से जानते हैं। हेलोजन जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये मेनली 4 एलिमेंट होते हैं हेलोजन के अंदर। और इन एलिमेंट्स के अंदर जो हेलोजन है, ये हेलोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो नेचर होती है वो सोल्ट फॉर्मिंग नेचर होती है, मतलब कि लवण निर्माण की प्रकृति होती है इनकी। इसीलिए जितने भी हम जनरली जो लवण पढ़ते हैं, जैसे हम साधारण नमक पढ़ते हैं NaCl, तो उसमें क्लोरीन उपस्थित है, NaCl, तो वहाँ पर जो इसकी प्रकृति है वो साल्ट बनाने की प्रकृति है, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, हेलोजन के नाम से जाना जाता है। और लास्ट जो हमारा 18वां वर्ग है, इसमें जो तत्व उपस्थित हैं उन्हें हम अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। अक्रिय गैसें मतलब कि इनएक्टिव गैसें, या इनको हम नोबल गैसें भी कहते हैं। इनको इस नाम से क्यों जाना जाता है, ये पूरे आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसी गैसें हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, मतलब जनरली ये उसी फॉर्म में रहेंगी जो ये जिस रूप में ये मिलती हैं। जैसे हीलियम है तो हीलियम न किसी से रिएक्ट कर पाएगी, न किसी दूसरे हीलियम परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण कर पाएगी। तो ये सभी तत्व जितने भी हैं इसके अंदर गैसें, ये सारी गैसें इसी अवस्था के अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो ये टोटल एक से लेकर हमने आगे तक देख लिया। बीच में रह गया हमारा डी ब्लॉक, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक में जो तत्व रखे गए उनमें वर्ग नंबर 3 से लेकर और वर्ग नंबर 11 तक ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। वर्ग नंबर 12 के भी तत्व डी ब्लॉक के ही हैं, लेकिन इनका एक नाम और होता है जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इनको हम ट्रांजिशन मेटल, या हिंदी में एक और नाम बोले इनको, तो इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। सिर्फ वर्ग नंबर 12 ऐसा है जिन तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं बोलते, लेकिन 3 से लेकर
11 तक के जो तत्व हैं ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब संक्रमण तत्वों का मीनिंग क्या होता है? तो जब हम इन तत्वों में इनके जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो जो कक्षक हमारे काम आता है या जो उपकोष हमारे काम आता है वो n-1 d उपकोष काम आता है और ns उपकोष काम आता है। तो यहाँ पर इन दोनों कक्षकों के बीच में, उपकोषों के बीच में ऊर्जाओं का अंतर कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो जाता है। संक्रमण के रीज़न और भी हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो डी उपकोष होता है उनमें 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षकों में से उनके बीच में विपाटन हो जाता है, 2 कक्षक अलग ऊर्जा के हो जाते हैं, 3 कक्षक अलग ऊर्जा के हो जाते हैं। जैसे ये इस तरीके से हो जाते हैं कि 3 कक्षक यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और 2 कक्षक ऐसे ऊपर चले जाते हैं। इन कक्षकों के नाम भी हम आगे जाके देखेंगे कि इसको हम T2G कहते हैं, इनको हम EG कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ होता है तो यहाँ से कभी ऊपर चला जाता है, कभी ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, तो ये संक्रमण चलता रहता है। तो डी कक्षकों में ही ये संक्रमण लगातार चलता रहता है, इसीलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जबकि जब हम इनकी बात करें, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, ये चारों एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें ये डी उपकोष पूरा का पूरा भरा होता है। मतलब अगर मैं ये बात करूं तो इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए जगह नहीं बचती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर कैसे जाएगा? अगर ऊपर कोई कक्षक खाली नहीं है तो नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नहीं तो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा नहीं। इसीलिए इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो डी ब्लॉक में वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 11 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे और वर्ग नंबर 12 के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। तो ये लाइन बहुत फेमस है कि सभी डी ब्लॉक के तत्व क्या संक्रमण तत्व होते हैं? क्या सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं? तो दोनों में डिफरेंस है। तो जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो सब डी ब्लॉक के हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं वो संक्रमण तत्व नहीं है। उसका रीज़न सिंपल सा है, अभी वाला बताया हमने, ये तत्व डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो जितने भी संक्रमण तत्व बचे वो सारे के सारे डी ब्लॉक के हैं। तो ये लाइन बहुत फेमस है हमारे लिए। क्लियर? इसके बाद जो एफ ब्लॉक है, इनकी भी हम थोड़ा से बारे में चर्चा कर लेते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर टोटल जो तत्व रखे गए वो टोटल 28 तत्व रखे गए और 28 तत्व यहाँ से स्टार्ट है, 58 से लेकर 71 और 90 से लेकर 103। तो 14 एलिमेंट यहाँ पर हैं और 14 एलिमेंट यहाँ पर हैं। तो टोटल अगर हम एलिमेंट काउंट करें तो 28 है। तो ए ब्लॉक के अंदर टोटल 28 एलिमेंट्स आते हैं। इनमें ये 4F उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे इसके, और इसके 5F उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। ठीक है, इनके नाम मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इनको हम लेंथेनॉइड कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं, और इनको हम एक्टिनॉइड कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। तो ऐसे टोटल 14 तत्व यहाँ पर रखे गए हैं फर्स्ट वाली सीरीज के अंदर, और सेकेंड वाली सीरीज के अंदर भी 14 तत्व रखे गए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो तत्व हैं सारे, ये इस मूल आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में आते हैं? तो ये वर्ग नंबर 3 में यहाँ से निकले हैं, इस जगह से। इसीलिए सारे के सारे 28 तत्व, या सीधे हम कहते हैं कि जितने भी लेंथेनॉइड है वो सारे के सारे लेंथेनॉइड कहाँ से निकले हैं? इस वर्ग नंबर 3 से निकले हैं। तो आवर्त सारणी में अगर ये पूछा जाए सीधा कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो सबसे बड़ा वर्ग ये वर्ग नंबर 3 है, जिसमें 4 तत्व तो पहले से यहाँ उपस्थित हैं और 28 तत्व ये नीचे आ गए। तो टोटल मिला के 32 एलिमेंट या 32 तत्वों की हम बात करें तो ये इस वर्ग नंबर 3 में आते हैं। बाकी पूरी आवर्त सारणी में ऐसा कोई आवर्त नहीं है जिसमें 7 से ज़्यादा तत्व हो। अगर हम पहले वर्ग की बात करें तो इसमें 7 तत्व हैं, लास्ट वाले वर्ग की बात करें तो इसमें भी 7 तत्व हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा वर्ग है वर्ग नंबर 3 जिसमें टोटल 32 तत्व आते हैं। इसमें एक और चीज़ है, ये तो है जो वर्ग नंबर 3 दिया गया, ये तो हम जो वर्तमान में आवर्त सारणी का दीर्घ रूप पढ़ते हैं उसके अंदर है ये। इससे पहले जो आवर्त सारणी दी गई वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग इसको हम जो वर्ग नंबर देते हैं वो थर्ड बी के रूप में देते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम नंबर लिखे हुए हैं, वो सारे नंबर जो है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारा आज की क्लास का, और इसके बाद हम इनका आगे क्लासिफिकेशन करेंगे कम्प्लीटली और फिर इनको डिटेल में देखेंगे।